पॉलिटिक्स में सब अपना क्लीन इमेज दिखाते हैं, पर असली कहानी कुछ और होती है बॉस। आपको लालू यादव का चारा घोटाला तो याद ही होगा, जब एक बड़े नेता पर ही 950 करोड़ के स्कैम का इल्जाम लगा था। और अभी एक साल पहले ही अरविंद केजरीवाल भी लिकर पॉलिसी केस में जेल तक पहुंच गए थे। नाउ जस्ट थिंक, जो लोग हमारे देश के लिए लॉ बनाते हैं वही खुद कानून तोड़ने में सबसे आगे निकल रहे हैं। मतलब जहां आम आदमी छोटी सी गलती पर भी कोर्ट के चक्कर काटता है, वहां बड़े लीडर्स क्रिमिनल केसेस के बावजूद भी कुर्सी पर बैठे रहते हैं। और ये सिर्फ एक या दो लीडर की बात नहीं है, हमारे देश में आज भी पार्लियामेंट और असेंबलीज में ऐसे पॉलिटिशियंस बैठे हैं जिनके खिलाफ सीरियस क्रिमिनल चार्जेस है। बट हाउ इज इट इवन पॉसिबल? क्या इसके लिए कोई रूल नहीं है? एंड इज इट फेयर कि हम अपना नेता उसे चुन रहे हैं जो रेप्स, मर्डर और करप्शन केसेस में इन्वॉल्व है? आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। एंड ट्रस्ट मी, डेटास आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि हम अपना लीडर कैसे कैसे लोगों को चुन रहे हैं। तो एडीआर यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे देश में 45% एमएलएस के खिलाफ क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं और इनमें से 29% पर सीरियस चार्जेस जैसे कि मर्डर, किडनैपिंग, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ये सब है। अगर स्टेट वाइज एमएलएस भी देखते हैं तो आंध्र प्रदेश के 56%, तेलंगाना के 50% एंड बिहार के 49% पॉलिटिशियंस पर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस है। और ऐसा नहीं है कि ये सारे मेल पॉलिटिशियंस ही हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, इंडिया के टोटल 512 वुमेन एमपीज एंड एमएलएस में से 28% पर क्रिमिनल केसेस हैं एंड इनमें से 15% पर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस जैसे कि मर्डर और किडनैपिंग भी है। अब आपको ये भी जानना होगा कि आपकी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी का इन चीजों में कितना हाथ है। तो बीजेपी के 39%, कांग्रेस के 52%, टीडीपी के 82%, डीएमके के 74% और आम आदमी पार्टी के 69% एमएलएस पर क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं। इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दी है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। ये डेटा क्लियरली बताते हैं कि हमारे देश में पॉलिटिक्स में इन्हीं रीजंस की वजह से ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की कितनी ज्यादा जरूरत है। अब इलेक्शन के टाइम का हाल भी देखिए। एडीआर की रिपोर्ट के हिसाब से 2025 दिल्ली असेंबली इलेक्शन में जो 699 कैंडिडेट्स खड़े हुए थे, उनमें से कम 132 कैंडिडेट्स के अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस थे और इनमें से 81 के अगेंस्ट सीरियस क्रिमिनल चार्जेस जैसे मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर और क्राइम अगेंस्ट वुमेन तक के चार्जेस थे। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में क्लियर ऑर्डर दिया था कि पॉलिटिकल पार्टीज को ऐसे कैंडिडेट्स की क्रिमिनल हिस्ट्री ओपनली बतानी होगी और ये भी जस्टिफाई करना होगा कि क्यों क्रिमिनल केसेस वाले कैंडिडेट को टिकट दिया गया है। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर को और स्ट्रॉन्ग बनाया और कहा कि पार्टी को कैंडिडेट के सिलेक्शन के 48 आवर्स के अंदर या नॉमिनेशन फाइल होने के 2 वीक पहले अपना जस्टिफिकेशन देना होगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि अभी भी पार्टीज इस रूल को फॉलो नहीं करती। एडीआर ने 2025 दिल्ली असेंबली इलेक्शन के न्यूली इलेक्टेड एमएलएस को जब एनालाइज किया तो ये पता लगा कि 70 में से 31 एमएलएस के खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस हैं और इनके क्रिमिनल चार्जेस के नंबर ही नहीं बल्कि इनके जेब में रखे नंबर्स भी आपको हैरान कर देंगे। अब चलिए जरा चीफ मिनिस्टर्स पर भी नजर डाल लेते हैं, कौन कितना शरीफ है और किस स्टेट के सीएम पर सबसे ज्यादा क्रिमिनल केसेस हैं। एडीआर की रिपोर्ट के हिसाब से देश के 30 सिटिंग सीएम्स में से 12 सीएम्स के अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस हैं, मतलब लगभग 40%, और इनमें से 10 सीएम्स के अगेंस्ट तो सीरियस क्रिमिनल चार्जेस भी हैं। सबसे ज्यादा केसेस तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के अगेंस्ट है। ये लिस्ट देखिए, रेवंत रेड्डी 89 केसेस, एमके स्टालिन 47 क्रिमिनल केसेस, चंद्रबाबू नायडू 19 क्रिमिनल केसेस, सिद्धारमैया 13 क्रिमिनल केसेस, हेमंत सोरेन 5 क्रिमिनल केसेस। मैं तो बोलते बोलते थक जाऊंगी और इनकी क्रिमिनल केसेस खत्म ही नहीं होंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, आप वहां से पूरी लिस्ट आराम से देख सकते हैं। ये जो लोग खुद कानून के घेरे में हैं, आज वही हमारे देश में सरकार चला रहे हैं। अब समझ आ रहा होगा ना कि डेवलपमेंट और पैसों का हेरफेर कैसे होता है। हम इनसे सही लॉ एंड ऑर्डर और एक अच्छे सिस्टम की उम्मीद कर भी कैसे सकते हैं। ये रिपोर्ट और ये वीडियो आपके लिए है ताकि एज अ वोटर आप जब भी अपना लीडर चुने तो सोच समझकर और उसके बारे में सही जानकारी लेकर चुने। पता है, हमारी कंट्री में सिर्फ ऐसे पॉलिटिशियंस ही नहीं है जिन पे क्रिमिनल चार्जेस हैं और वो पब्लिक से मिल रहे हैं, उनसे वोट मांग रहे हैं, रैलीज कर रहे हैं। हमारे देश में ऐसे भी पॉलिटिशियंस हैं जो जेल में बैठे रहे लेकिन इलेक्शन में फिर भी जीत गए। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही। 2024 लोकसभा इलेक्शन में जम्मू एंड कश्मीर के शेख अब्दुल राशिद, जिन्हें इंजीनियर राशिद के नाम से भी जाना जाता है, और पंजाब के अमृतपाल सिंह दोनों जेल से इलेक्शन लड़े और जीत भी गए। और इन पर कोई छोटा मोटा केस दर्ज नहीं था बल्कि टेरर फाइनेंसिंग और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगे, फिर भी ये इलेक्शन में जीत रहे हैं। हाल इतना बुरा है कि केस तो छोड़ो, जेल होने पर भी लोग इलेक्शन में जीत रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जीतने की बात तो बात की है, पर सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसे कैंडिडेट्स को टिकट्स मिलता ही क्यों है। देखिए, सिंपल रीजन है विनेबिलिटी।
पॉलिटिकल पार्टीज के लिए सबसे बड़ा टारगेट होता है इलेक्शन जीतना, चाहे कैंडिडेट का बैकग्राउंड कितना भी कंट्रोवर्शियल हो, पार्टी को बस जीतने से मतलब है। एडीआर की स्टडीज ने बार बार दिखाया है कि क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट की जीतने की चांसेस क्लीन कैंडिडेट से ज्यादा होती हैं। और जब एक बार ऐसे लोग कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो अपने केस को लंबा खींचते हैं, डिले करते हैं और कभी कभी केस क्लोज तक कर देते हैं। ये डेंजरस साइकिल तोड़ना हमारी डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। अभी के सिस्टम में अगर किसी नेता पर एक पेंडिंग केस है, इवन अ सीरियस क्रिमिनल चार्ज, तब भी उसको इलेक्शन लड़ने से रोक नहीं सकते। लॉ कहता है कि डिस्क्वालिफिकेशन तभी होगा जब कोर्ट से एक्चुअल कन्विक्शन हो जाए, और वो भी मिनिमम 2 साल की सजा के साथ। मतलब जब तक फैसला नहीं आता तब तक नेता इजीली चुनाव लड़ सकता है, कुर्सी संभाल सकता है और पावर यूज भी कर सकता है। इसी वजह से हमें अक्सर देखने को मिलता है कि एक तरफ केस चल रहा होता है, दूसरी तरफ वही नेता रैलीज और इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा होता है। यही रीजन है कि आपने देखा होगा कि जब अरविंद केजरीवाल लिकर पॉलिसी केस में पूरे 6 महीने जेल में रहे, तब भी दिल्ली के सीएम बने रहे और जेल से ही सरकार चला रहे थे। बाद में जब बेल मिली तब उन्होंने रिजाइन किया। इज दैट राइट? नहीं ना। यही प्रपोजल अब गवर्नमेंट लेकर आई है 3 नए बिल्स के जरिए, कॉन्स्टिट्यूशन 130th अमेंडमेंट बिल, गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल एंड जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2025। इसमें क्लियर लिखा है कि अगर पीएम, सीएम या कोई भी मिनिस्टर 30 दिन तक जुडिशियल कस्टडी में रहता है और वो ऑफेंस 5 साल या उससे ज्यादा की सजा वाली हो, तो उसे उसके पोस्ट से हटा दिया जाएगा, चाहे कन्विक्शन हो या नहीं हो। गवर्नमेंट इसको क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को कंट्रोल करने की तरफ एक बड़ा कदम बताया है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने इतना बड़ा स्टेप लेने का सोचा है तो अपोजिशन टांग कैसे नहीं अड़ाएगी? अपोजिशन का कहना है कि इसका मिसयूज होगा, जैसे ईडी और पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के थ्रू किसी भी लीडर को अरेस्ट करवाकर उसको कुर्सी से हटा दिया जाएगा। पीएमएलए केसेस में बेल मिलना मुश्किल होता है और 30 दिन जुडिशियल कस्टडी क्रॉस करना भी कॉमन है। इसलिए अब ये डर है कि किसी भी पॉलिटिशियन पर झूठा केस भी करके इस बिल का मिसयूज हो सकता है और अपोजिशन रूल स्टेट को डिस्टेबलाइज किया जा सकता है। ये बिल ये भी कहता है कि अगर पीएम, सीएम या कोई भी मिनिस्टर 30 दिनों के बाद ऑटोमेटिकली हट जाते हैं तो रिलीज होने के बाद प्रेसिडेंट या गवर्नर उनको वापस अपॉइंट भी कर सकते हैं। बात सिंपल सी है, अगर एक आम आदमी पर इतने सीरियस क्रिमिनल केसेस होते हैं तो शायद वो जेल के अंदर होता है या अपनी नौकरी भी खो देता है। लेकिन नेताओं के लिए अलग रूल है। पेंडिंग केसेस होने पर भी वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, मिनिस्टर बन सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। ये क्या बात हुई भाई? अब ये नया बिल ट्रांसपेरेंसी लाने की बात कर रहा है, लेकिन ऑपोजिशन इसे अलग अलग एंगल से ले रही है कि सिर्फ पेंडिंग केसेस पर ही डिस्क्वालिफिकेशन कैसे हो जाएगा और इसका भर भर के मिसयूज हो सकता है। अब सवाल आपके लिए है कि आपकी नजर में क्या ये बिल सही है? क्या हर केस में तुरंत डिस्क्वालिफिकेशन फेयर होगा या फिर इसका मिसयूज हो सकता है? आपको क्या लगता है, ये बिल हमारी पॉलिटिक्स में ट्रांसपेरेंसी लाएगी या इसे और कॉम्प्लेक्स बनाएगी? अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि असली डेमोक्रेसी तभी स्ट्रांग होती है जब आवाज सिर्फ नेताओं की नहीं बल्कि हम आम वोटर्स की भी हो। जय हिंद।